आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और अब हिमाचल समाचार विस्तार से। सोलन में मंत्री धनीराम शांडिल के सामने पुलिस और व्यापार मंडल के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। शहर के दुकानदारों के आगे अतिक्रमण और वाहनों के चालान काटने की कवायद से विपरीत स्थानीय व्यापार मंडल मंत्री के साथ चर्चा करने पहुंचा। ये मामला तब का है जब शूलनी मेले के दौरान चालान काटा गया। उस समय पुलिस के अधिकारियों और व्यापार मंडल में खूब बहसबाजी हुई। करीब 10 मिनट तक माहौल खूब गर्मा गया था। मंत्री धनीराम शांडिल ने पुलिस प्रशासन और कारोबारियों को आपस में बैठक कर मुद्दे को सुलझाने के निर्देश दिए हैं। शांडिल ने कहा है कि कारोबारियों की जायज मांगों पर विचार किया जाएगा। सोलन के व्यापार मंडल के पुलिस पर आरोप है कि पुलिस द्वारा शहर में चालान अभियान चलाया जा रहा है, जिस वजह से आम आदमी को परेशानी हो रही है, क्योंकि किसी जरूरत के समय वो वाहन लेकर सोलन के माल रोड तक नहीं जा सकते। आज हम एक डेपुटेशन लेके माननीय मंत्री श्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी को मिले और हमारी पिछले दिनों से कुछ समस्याएं थी, उसको हमने माननीय मंत्री जी को और एडमिनिस्ट्रेशन को अवगत कराया। सबसे बड़ी समस्या हमारी माल रोड को लेकर थी। 5:30 बजे से 8 बजे तक जो नो एंट्री होती है, उसमें इन्होंने पिछले दिनों से रिक्शा चालक भी बंद कर दिए, जिससे जनता को बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। आने वाला दिवाली का त्यौहार है, हमारे कुछ शंका थी कि इसको माल रोड को नो एंट्री करने जा रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। वो हमने मंत्री जी को अपनी समस्या रखी कि सवेरे से शाम तक बंद करने का, सिर्फ एक दिन दीपावली के दिन बंद करो, या शूलनी मेले को बंद होता था, वैसे अदरवाइज को बंद करने का कोई औचित्य नहीं है। आज एक मीटिंग थी, यहाँ के व्यापार मंडल के लोग आए थे और उनके सभी दूसरे सदस्य, जिन्होंने यहाँ की कुछ एक समस्याएँ बताई कि आजकल चूँकि फेस्टिवल सीज़न है, कुछ एक लोग बहुत ही चीज़ें ज़्यादा खरीदते वगैरह हैं, तो उनको बाहर ले जाने की दिक्कत हो रही है। तो इसलिए अगर उनको ऐसे समय में जैसे 5:30 से 8:30 के दौरान भी ले जाना पड़े, फ्रिज ले लेता है, कोई चीज़ें ले लेता है, तो उनको थोड़ी रेडी या हैंड ड्रिवन कार्ट या किस प्रकार से बाहर ले जाने में दिक्कत की जा रही है। उनके शायद कुछ एक कई बार सख्ती से पुलिस ने चालान भी काट दिए और ये निर्णय हुआ आपस का फैसला कि ऐसे इस प्रकार के अगर हैंड ड्रिवन कार्ड कोई बाहर ले जाने हैं तो वो आराम से ले जा सकेंगे। और सचमुच ये फैसला हुआ कि भई ये आप ही का अपना टाउन है, सभी शॉपकीपर्स ने किस प्रकार का नियंत्रण रखना है, कैसा अनुशासन फॉलो करना है। हम सभी ने महिलाओं को अक्सर पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखते देखा है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने बिल्कुल इसके विपरीत पति की मौत के लिए व्रत रखा था। मामला सोलन के उचघाट का है, जहां बिजली बोर्ड में सीनियर असिस्टेंट के पद पर कार्यरत राजेश गुप्ता के साथ उन्होंने अन्याय की आवाज उठाई है। देश का कानून और हिंदू धर्म किसी को भी एक बीवी के रहते दूसरा विवाह करने की इजाजत नहीं देता, लेकिन वहीं एक ऐसा शख्स है जिसने 1 या 2 नहीं बल्कि 17 शादियां की और 2 अलग अलग महिलाओं से एक बेटा और बेटी भी है। उस व्यक्ति की असलियत सामने लाने का साहस उसकी पत्नी रेखा ने किया, जो उसकी प्रताड़नाओं से ग्रसित आज बैसाखियों के सहारे अकेले अपनी जिंदगी जीने को मजबूर है। अभी तक हुए खुलासे से एक बात और सामने आई कि ये शातिर व्यक्ति बाकायदा वैवाहिक विज्ञापन के माध्यम से महिलाओं को फंसाता था और उन्हें बीवी का दर्जा देने के लिए पहली पत्नी से छुटकारा मिलने तक केयर टेकर की हैसियत से साथ रखता था। जरूर दुआ कर रही थी कि भगवान अगर करवा चौथ व्रत इसलिए रखती हैं औरतें, तो मैं इसलिए रख रही हूँ कि इसकी मौत हो जाए, बस ये मर जाए। रेखा ने कहा कि विवाह के समय राजेश ने उसे अपनी पहली बीवी, जो विनोद नेगी है, कि सड़क हादसे में मौत हो जाने की बात कही थी, जिससे उसकी एक बेटी भी है। लेकिन काफी समय बाद मालूम पड़ा कि जिस बच्ची को रेखा बिन मां की बच्ची समझकर पाल रही थी, वे विनोद नेगी की नहीं बल्कि उससे पहले राजेश की पत्नी रह चुकी पठानकोट में रहने वाली महिला की बेटी है। रेखा का कहना है कि पुलिस से भी उन्हें पूरी तरह मदद नहीं मिल सकी, क्योंकि शातिर राजेश अपने गुनाह के निशान कहीं छोड़ता ही नहीं था।
जिससे उसके खिलाफ उसे सबूत इकट्ठा करने में काफी कठिनाई पेश आई। राजेश जिस बीवी को मरा हुआ कहता रहा, उसने भी रोते हुए अपना पक्ष मीडिया के सामने रखा। मेरी शादी यहाँ सोलन में राजेश गुप्ता नाम से हुई है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है। उन्होंने धोखे से मेरे से शादी की है और उसके बाद उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की। मेरी नौकरी भी छुड़वा दी, जबकि मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करती थी, वो भी उन्होंने छुड़वा दी और हमेशा मेरे से मारपीट करते थे, जिसके कारण मैंने इन पर केस भी रजिस्टर किया। वो अरेस्ट भी रहे, 2013 में उनकी अरेस्ट भी हुआ और उसके बाद भी उन्होंने कंप्रोमाइज़ करने के बाद उसके बाद फिर कुछ टाइम वो ठीक रहे और उसके बाद फिर से उनका वही हिसाब शुरू हो गया और मारपीट करते थे, जिसकी वजह से 20 सितंबर 2014 को वो फिर से अरेस्ट हुए और 21 सितंबर 2014 को वो बेल आउट हुए। राजेश की करतूतों का पर्दाफाश हो चुका है, जिसके लिए रेखा के साहस की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। कानून राजेश को उसके गुनाहों की सजा दे देगा, लेकिन उसके किए के सामने कोई भी सजा कमतर है, क्योंकि उसने एक नहीं 17 महिलाओं के विश्वास को छलने का काम किया है। उससे उन्हें जो जख्म मिले हैं उसकी भरपाई शायद ही कभी हो पाए। सोलन से मनोज शर्मा के लिए प्रीति गोयल, डे एंड नाइट न्यूज। वहीं 16वीं रेड डी हिमालयन रैली बाइक्स प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहे अजय मेहता का सोलन पहुंचने पर लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। इस मौके पर शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद वीरेंद्र कश्यप, अर्की विधानसभा क्षेत्र के विधायक और सोलन भाजपा के अध्यक्ष गोविंद राम शर्मा सहित कई लोग मौजूद थे। 16वीं रेड डी हिमालयन रैली में पहले स्थान पर रहे अजय मेहता ने कहा कि पिछले वर्ष भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया था, लेकिन वो इस रैली को पूरा नहीं कर पाए थे। ये कार रैली 5 अक्टूबर को शिमला से शुरू हुई थी, जो काजा में जाकर संपन्न हुई। कुल मिलाकर यह रैली करीब 1650 किलोमीटर लंबी थी। इसमें भाग लेने वालों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रेड डी हिमालयन रैली विश्व की 10 सबसे कठिन रैलियों में से एक है। गौरतलब है कि 16वीं रेड डी हिमालयन रैली में केवल 30% प्रतिभागी ही सफलतापूर्वक इसे पूरा कर पाए हैं। मैंने ट्राई की थी, पिछले साल भी मैं गया था, पर वो पूरी नहीं हो पाई, इसलिए मैं दोबारा से इसमें रैली में गया और पूरा कर पाया। और इसमें मेरे पेरेंट्स का और सोलन के शहरवासियों का बहुत साथ रहा मेरा, तो मैं पूरा कर पाया। जैसे स्नोफॉल वगैरह हुआ, बर्फ़बारी हुई, काफ़ी टफ रास्ते था, क्योंकि बचपन से मुझे शौक था एक, तो मैं इसमें करता रहा, आगे पार्टिसिपेट और करता रहूँगा और शहर का नाम भी रोशन करूँगा। ये लक्ष्य आगे और है, मैं आगे और रैलियाँ करूँ और इसमें पार्टिसिपेट करूँ और मेरे सोलन वासियों का आशीर्वाद चाहिए। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इतना सम्मानित किया। उधर मंडी में पड्डल मैदान में 13वीं राज्य स्तरीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हो गई है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने प्रदेश के 12 जिलों से आई 1000 महिला खिलाड़ियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली और ध्वजारोहण कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए अनिल शर्मा ने कहा कि मंडी के पास कंगणी में 11 करोड़ की लागत से इंडोर हॉल का निर्माण किया जाएगा। हमारे क्षेत्र के अंदर पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से बड़े बड़े मैदान बनाना मुश्किल है। आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इस बात को कहा कि मंडी में इंडोर हॉल होना चाहिए, और मैं उस बात को लेकर डिप्टी कमिश्नर या एडीएम साहब से इस बात को कहता रहा हूँ कि कांगनी के अंदर एक हमने जगह का चयन कर लिया है और वो लगभग 11 करोड़ का इंडोर हॉल जो है मंडी में बनाने का हम प्रयास करेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा के बजट में की जा रही कटौती के खिलाफ सीपीआईएम और सीटू द्वारा सरकार के खिलाफ रैली निकालकर अपना रोष प्रकट किया गया। हमीरपुर के डीसी के माध्यम से लोगों ने अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन पत्र भेजा। मनरेगा के बजट में केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही कटौती के खिलाफ गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया। लोगों का आरोप है कि केंद्र सरकार प्रदेश सरकार को मनरेगा का बजट नहीं दे रही है, जिसके कारण हजारों मजदूर बेरोजगार बैठे हैं। साथ ही मनरेगा में काम न देने पर कानूनन मिलने वाला बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिल रहा है, जिसके कारण लोगों को गुजारा करना मुश्किल हो गया है।
प्रदेश में मनरेगा के सवाल को लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्र सरकार पूरे देश में मनरेगा का जो कानून है उसको बदलना चाहती है और पूरे देश में मनरेगा का जो बजट है उसमें कटौती कर दी गई है। इसलिए आज जो है हिमाचल प्रदेश में हर जिले में ऐसा प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि 4 महीने से मनरेगा मजदूरों को कहीं काम नहीं मिल रहा है। मनरेगा एक कानून है जहां 100 दिन का काम सुनिश्चित है। 100 दिन का काम ग्रामीण मजदूरों को देना पड़ेगा। अगर काम नहीं देते तो बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। ना रोजगार मिल रहा है ना बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। इसलिए आज हमीरपुर में प्रदर्शन हो रहा है, कल भोरंज में होगा, परसों बिजड़ में होगा, 16 तारीख को जो है सुजानपुर में होगा। इससे गांव के विकास के काम सारे रुक गए हैं। गांव के लोगों का जो रोजगार है वो छिन गया सारा। इसलिए आज ये प्रदर्शन हो रहा है और डीसी के माध्यम से आज मुख्य प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। और आगे अगर सरकार ये मनरेगा का बजट रिलीज नहीं करती है तो आगे इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं प्रदेश भर के स्कूलों में कार्यरत शास्त्रीय अध्यापकों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाना शुरू कर दिया है और हमीरपुर के सीनियर सेकेंडरी कन्या विद्यालय में प्रदेश राजकीय संस्कृत शिक्षक परिषद की बैठक का आयोजन करके आगामी रणनीति तैयार की गई। प्रदेश स्तरीय इस बैठक में हमीरपुर, शिमला, कांगड़ा, सिरमौर सहित सभी जिलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में मांग की गई कि शास्त्रीय स्नातकों को मिलने वाले 4400 ग्रेड पे को 5000 तक किया जाए। साथ ही निर्णय लिया गया कि जल्द मांगों को ना माना गया तो संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। बच्चों के चेहरों की सर्जरी करके उनके चेहरों की मुस्कान को वापस लाने के लिए हमीरपुर रोटरी क्लब और स्माइल ट्रेन संस्था ने बीड़ा उठाया है और इसके तहत हमीरपुर ही नहीं बल्कि हमीरपुर से बाहर के जिलों से भी खराब चेहरों वाले बच्चों की सर्जरी बिल्कुल फ्री करवाने का कार्य किया जा रहा है और इसके चलते अब तक करीब 200 बच्चों के चेहरों को ठीक करवाया गया है। हमीरपुर में लगाए गए चिकित्सा कैंप में दर्जनों बच्चों का इलाज किया गया और इस तरह दर्जनों बच्चों को दूर दूर से आकर चेकअप करवाया गया। नालागढ़ के लखनपुर झींडा गांव में एक 14 साल का बच्चा गायब होने का मामला सामने आया है। लापता बच्चा पिछले 1 अक्टूबर से अपने घर से स्कूल के लिए निकला था, लेकिन 13 दिन बीत जाने के बाद भी वह अपने घर नहीं पहुंचा। लापता बच्चे का नाम संदीप कुमार है और वह 7वीं कक्षा का छात्र है। लापता बच्चे के परिजन उसकी तलाश में दर दर भटक रहे हैं और उनका बेटा जल्द से जल्द अपने घर लौट आए इसके लिए प्रयासरत है। फिलहाल पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज करके लापता बच्चे की तलाश शुरू कर दी है। पता नहीं, ये फैक्ट्री में गई हुई थी। मैं तो घर ते स्कूल भेजा बेटे। क्या संदीप सिंह है जी, पिंड कीड़ा जी। पहली दा जी 13 तरीक ना, पहली दा ही 13 तरीक हो गई जी। किते नहीं पता लगता। गया था स्कूल ते भी घर आया, कहते गुड्डी ने मिल के पार्लर च लगी हुई है। मुड़ के नहीं जी ਉਹਦਾ पता लगे। मुंडा बस स्कूल ते अगर घर पहुंचा उसके बाद कहता साडा मुंडा घर आ जाए, जल्द से जल्द घर आ जाए। अपनी मांगों को लेकर नाहन में पंचायत चौकीदार संघ ने हल्ला बोला है। आरोप है कि सरकार पिछले कई सालों से इनकी मांग की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है और उन्हें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। संघ के सदस्यों ने इस दौरान रैली में निकालकर अपना विरोध जताया और डीसी के जरिए सीएम को ज्ञापन भेजा। चौकीदारों की मांग है कि 10 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके पंचायत चौकीदारों को नियमित किया जाए। आरोप है कि पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा भी कई बार इनको नियमित किए जाने को लेकर आश्वासन दिया गया, जो सिर्फ आश्वासन तक ही सीमित रह गया।
डीसी सर की जब से हिमाचल प्रदेश में नई पंचायतें बनी है तब से पंचायतों में एक सेक्रेटरी और एक पंचायत चौकीदार रखा गया था। जो सेक्रेटरी को तो रेगुलर कर लिया गया है, पंचायत चौकीदार आज तक जो है धक्के खा रहा है। 2000 रुपये के हिसाब से जो है महीने के दे रहे हैं और 10 से 5 बजे तक हमारी ड्यूटी करा रहे सरकार। ना तो हमारे कोई नीति बना रही है सरकार, ना कोई इसके बारे में कोई डेली वेज दे रहे हैं। इसलिए हमें सरकार से निवेदन है कि अगर हमारे 8 साल के जो कर्मचारियों को पूरा 8 साल के पक्के किया जाए। हम पंचायत चौकीदार जो है हम 1952 से हम लगे और 1952 से भी हम सरकार के साथ जो है अपनी मांगे रख रहे हैं, परंतु सरकार ने अभी तक भी हमें निराश रखा हुआ है। हर बार इलेक्शन समय आते हुए हमें वादे करते हैं कि 8 साल के वर्ष पूरा करने वाले को पक्का किया जाएगा, परंतु पंचायत चौकीदार को अभी भी फांसी लटका के रखा हुआ है। क्योंकि पंचायत चौकीदार अपनी पढ़ाई, अपने खाने पीने का और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कहाँ से पूरा करेगा। अभी भी पंचायत चौकीदार को सिर्फ 2000 रुपये मिलता है, जिससे वो अपने बच्चे की पढ़ाई और अपना खर्चा पूरा नहीं कर पाता। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा नाहन में कार्यरत उत्पादक समूहों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में नाबार्ड द्वारा किसानों और पशुपालकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर जानकारी दी गई। कार्यशाला में जिला भर के करीब 1 दर्जन उत्पादक समूहों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। नाबार्ड के उच्च अधिकारियों की माने तो जानकारी के अभाव में किसानों को फसलों के उचित मूल्य नहीं मिल पाते, लिहाजा नाबार्ड किसानों को इस बारे में जागरूक कर रहा है। सिरमौर में अभी तक 18 उत्पादक समूहों को पंजीकृत किया गया है, जिसका सीधा लाभ किसानों और पशु उत्पादकों को मिल रहा है। ये वर्कशॉप हमने नाबार्ड ने सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आयोजन किया है। ये वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारा फार्मर्स में हर एक जगह पे भी फार्मर्स जो खेती में जुड़ा हुआ है, ये खेती में जो ये वेजिटेबल्स में भी है, हार्टिकल्चर क्रॉप्स में, फ्लावर्स में ग्रो कर रहे और एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के एक्टिविटी भी कर रहे हैं। तो इसी फार्मर्स को इंडिविजुअली जहाँ करते हैं उनको ये इनपुट परचेस करने में भी, नहीं तो हार्टिकल्चर का या खेती का फार्मर्स का जहाँ तक आता है सवाल आता है उसमें सीड परचेस करने में भी, और उनका प्रोड्यूसर होने के बाद फसल को मार्केट करने में बहुत दिक्कत होती है। और इंडिविजुअल को भी ये मार्केटिंग का सहायता भी एक दिक्कत आने के कारण से हमने ये सोचा है कि सबको इकट्ठा करके ये प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए, उसको रजिस्टर करे और बाद में ये सब मिलके और खेती बाड़ी को जो हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है उसको सहायता ले और बाद में इनपुट और सीड खरीदने में भी एकदम मिलके खरीदे। और इसका हम बोलता है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इसमें जो फायदा होता है का मिलके काम करने से, जो परचेज करने में भी और मार्केटिंग करने में भी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा नाहन में 8 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला में विभाग द्वारा ब्लॉक स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग के बाद यह कर्मचारी अपने ब्लॉक में जाकर आशा वर्करों को ट्रेनिंग देंगे। कार्यशाला का मुख्य मकसद आशा वर्करों को उनकी कार्यप्रणाली के बारे में बताना है, ताकि वो बेहतर तरीके से स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाएं और लोगों को इसका लाभ मिल सके। बता दें कि राज्य में स्वास्थ्य विभाग द्वारा हजारों की तादाद में आशा वर्करों की नियुक्तियां की जा रही हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। अकेले सिरमौर में 1000 से अधिक आशा वर्करों की तैनाती की जा रही है। आज की जो बैठक हो रही है, ये आशा वर्करों को ट्रेन करने के लिए ट्रेनिंग चलाई जा रही है। इस कार्यशाला के अंतर्गत जो है हमारे 5 खंड स्तरों से जो है खंड चिकित्सा अधिकारी आए हैं, स्वास्थ्य शिक्षक आए हैं और सुपरवाइजर्स हैं, और ये सभी लोग जो है यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद जो है अपने फील्ड में जाकर जो है उन सभी आशास को, जो हमारे भर्ती होने जा रही हैं आशा की, उनको ये आगे ट्रेनिंग देंगे, ताकि वो जो है हमारी फील्ड में कार्यक्रम जो करेगी तो उनके लिए जो है ये उनको ट्रेन किया जाए।
नूरपुर के सामुदायिक भवन में बीएलओ कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नूरपुर के तहसीलदार अरुण शर्मा ने अध्यक्षता की। इस कार्यशाला में बीएलओ को सरकार की रणनीति के बारे में बताया गया। इस कार्यशाला का मकसद युवा वोटरों को मतदाता सूची में डालने के लिए किया गया। नूरपुर के तहसीलदार अरुण शर्मा ने बताया कि इस कार्यशाला का मकसद 18 साल की आयु पार कर चुके उनका नाम मतदाता सूची में डाला जाए। इस पर कई विभागों के कर्मचारी भी शामिल हुए। रूप से जो हमारे बीएलओ हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, उनको ये ट्रेनिंग के लिए ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें इनको बताया जा रहा है कि कैसे जो नए वोटर्स हैं, एडिशन होनी है, डिलीशन होनी है, उनको कैसे उन्होंने उसको एंटरटेन करना है। जो नए वोटर्स आए हैं उनको कैसे उनकी वोटें बनानी हैं। इनको बताया जा रहा है कि फॉर्म 6, 8A, 7 कैसे भरा जाना है, क्योंकि यही जो लोग हैं वो जो क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करते हैं और यही जो लोग हैं यही सुनिश्चित करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे लोकतंत्र में जो वोटर्स हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। हिमाचल समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।